कॉपी करिए। चलिए भाई, आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था सेल एवं बैटरी का, और सेल और बैटरी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। हमने सेल और बैटरी के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और उसी टॉपिक से आगे हम चलते हैं। और जिसने भी अभी जो सेल एवं बैटरी की जो पहली क्लास नहीं देखी है वो अपने प्लेलिस्ट में जाके अपने पहली क्लास देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि फैराडे का जो नियम है, जो माइकल फैराडे है, उस माइकल फैराडे की हम बात करते हैं तो उन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, जिसमें सेल एवं बैटरी के अंदर एक तो प्रथम नियम है और दूसरा द्वितीय नियम है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है कि जैसे मान लिया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में जैसे कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी जो मात्रा होती है वो M समानुपाती I और M समानुपाती T और एक Z क्या होता है, एक तुल्यांक होता है। जो पहला नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक सवाल बनता है, यहाँ से डायरेक्ट भी सूत्र पूछ सकता है कि रासायनिक तुल्यांक जो हमारे पास क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है, Z होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि M समानुपाती I होता है, M समानुपाती T होता है। ठीक है, M समानुपाती IT होता है। ठीक है, तो एक Z हमारे पास क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि Z बराबर क्या होगा, MIT होगा। क्या होता है, Z बराबर MIT होता है। तो इस फॉर्मूले से हम कोई सा भी सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो हमारे पास पहला नियम कहता है। इसी प्रकार से जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में अलग अलग मात्रा का क्या करे, इलेक्ट्रोड्स प्रभावित करवाए। जैसे मान लिया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी कोई वोल्टामीटर है, इस वोल्टामीटर के अंदर हमारे पास क्या है कि अलग अलग मात्रा के अलग अलग हम कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि M1 समानुपाती W1 हो गया। ठीक है, M2 समानुपाती W2 हो गया। तो यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी और अलग अलग आ रही है ना, यानी कि M1 के साथ W1 आ रही है, M2 के साथ क्या आ रही है, W2 आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से M3 समानुपाती W3 हो जाएगा। तो इनकी सबकी क्वांटिटी क्या होगी, मात्रा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो हमारे पास वो कौन सा नियम कहलाता है, फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। उसी को हम पहले और दूसरे नियम को अच्छी तरीके डिटेल से उसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा सरसरी तरीके से हम देख रहे हैं कि ऊपर का जो मैटर है, इस प्रकार से उसका दूसरा नियम कहा सकता है और पहला नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम का। ठीक है भाई, तो पहले नियम की हम पूरी डिटेल से, पूरी संरचना के अनुसार, उसका सूत्र के अनुसार, उसकी परिभाषा के अनुसार उसकी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ेंगे फैराडे का। ये माइकल फैराडे है, वो हर नियम के ऊपर काम करता है। तो फैराडे जैसे अल्टरनेटर होता है, जनरेटर होता है, ठीक है, उसी प्रकार से सभी के अंदर फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रासायनिक तुल्यांक होता है। रासायनिक तुल्यांक हमारे पास क्या होता है, Z होता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे पास है कि यह दो नियम प्रतिपादित करता है। इसमें पहला नियम हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, इस फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हम पूरे डिटेल से इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल सवाल भी आता है, उस न्यूमेरिकल सवाल को भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं फैराडे का। ठीक है भाई, तो ये हमने दोनों फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम दोनों इस बोर्ड के ऊपर मोस्ट उतार दिए गए हैं। लेकिन अब इस चीज को हम समझते हैं कि क्या है इसके अंदर।
ठीक है, तो देखिए जो फैराडे का वैद्युत अपघटन का जो नियम है, इसमें हमारे पास पहला नियम दिया गया है। तो पहला नियम क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा वोल्टमीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कोई वोल्टामीटर है, ठीक है, ये कोई सेल है, हमारे पास बैटरी है, और इस बैटरी के अंदर जैसे मान लिया कि क्या भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ से हमने प्रवाहित करवाई, यानी कि इस इलेक्ट्रोड से हमने क्या कर दी, धारा प्रवाहित करवा दी। क्या करवा दी, धारा प्रवाहित करवाने पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा वोल्टमीटर या सेल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। जैसे मान लिया कि यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से हमने धारा प्रवाहित करवाई है और इस इलेक्ट्रोड में से धारा आउटपुट प्राप्त होती है ना, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड की एनोड की ओर, यानी दोनों तरफ क्या होती है, धारा प्रवाहित आसानी से निकल पाती है। और दूसरी बात, प्रभावित करवाते हैं हम इलेक्ट्रोड के माध्यम से। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है और इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने दो तार डाल दिए, ठीक है, और हमने धारा प्रवाहित करवा दी, तो ऐसा कोई आयन्स थोड़ी होगा, आयनों का विभक्त थोड़ी होगा। लेकिन होगा कब, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, कि हमारी धारा प्रवाहित होने पर जब उसकी जो मात्रा होती है वो उसके समानुपाती हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, जैसे यहाँ से कुछ आयन्स निकलते हैं ना, इस इलेक्ट्रोड से आयन्स निकले हैं, तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होगी वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब उसके समानुपाती, मुक्त हुए पदार्थों के समानुपाती धारा भी समानुपाती होती है, ठीक है, और उसका समय भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और जिसके बारे में कह सकते हैं कि एम समानुपाती आई टी, यानी दोनों समानुपाती हो गई। इस प्रकार से हम हमारा जो सूत्र निकल के आता है, एम बराबर जेड आई टी होता है। क्या होता है, एम बराबर जेड आई टी होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा, विद्युत विश्लेषण विधि में जितनी विद्युत अधिक समय तक या कितनी अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, उतनी ही मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे मान लिया कि जब इलेक्ट्रोड्स के मध्य में जब धारा प्रवाहित करवाते हैं, वो हमारे पास समय के अकॉर्डिंग होता है, भाई कितने समय में हम कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित करवाई है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लिया कि 1 सेकंड के अंदर हमने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करवा दी, क्योंकि लोड के अनुसार अगर बात कर ले, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करवा ली, तो उसका समय और धारा क्या होगा, इसके समानुपाती हो गया, ठीक है ना। किसके समानुपाती होगा, वहां पे मुक्त हुए पदार्थों के। जो पदार्थ हमने डाल रखा है, ये पदार्थ हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या डाल रखा है हमने, एक मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा डाल रखी है, और ये कितना सहन करता है कितना नहीं करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वही क्या होगा, इसके समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि एम पदार्थ के एकत्रित होने की मात्रा, तब क्या होगा, एम समानुपाती आई होता है, एम समानुपाती टी होता है, एम समानुपाती आई टी हो गया। यानी कि हमारे पास m बराबर जेड आई टी भी होता है। तो हमारे पास आई एम प्रभावित होने वाली धारा है, ठीक है, इसका समय है, और n क्या है, मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा ग्राम में होती है। z क्या है, रासायनिक तुल्यांक, और रासायनिक तुल्यांक का जो दूसरा नाम क्या है, समानुपाती स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा जो उसका सूत्र पूछ सकता है, यानी फैराडे का जो प्रथम नियम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, m बराबर जेड आई टी होता है, ठीक है ना। वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि m बराबर क्या होता है, जेड आई टी होता है, ठीक है। अब z का मान भी पूछ सकता है कि क्या होगा, आई टी बटा जेड होगा, m होगा, पूछ सकता है। किसी प्रकार से सवाल को घुमा फिरा के कैसे भी सवाल को पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि फैराडे का जो प्रथम नियम है उसका जो मात्रक है वो क्या है, ग्राम प्रति कूलाम होता है, ग्राम प्रति कूलाम भी इसके प्रथम नियम के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, इसका सूत्र मात्रक माना जाता है, ठीक है। वो किसके अनुसार होता है, यहाँ पे इसके अनुसार होता है, m बराबर जेड आई टी के अनुसार ही ग्राम प्रति कूलाम का जो मात्रक होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक है। तो समझ में आ गया पहला नियम। ज्यादा डिटेल से याद रखने की बात नहीं है, ओनली आप लोगों को एक सूत्र याद रखना है, ठीक है, और उसका एक मात्रक याद रखना है। 2 चीज कंप्लीट।
जब ये दोनों चीज कंप्लीट है याद अच्छे तरीके से, तो ये चीजें आप लोगों को थ्योरेटिकल अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर दोनों चीज याद है तो ये आराम से इसकी थ्योरेटिकल जो पार्ट्स है वो आराम से क्लियर हो जाएगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में जब कोई एनोड या कैथोड के माध्यम से या मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा से उसके समय में कितने समय के अंदर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ से निकल के आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, तो फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम की अगर मैं बात करता हूँ दूसरे नियम का, दूसरा नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार समान मात्रा, ये ध्यान रखना, यहां से जो लाइन खींची है मैंने अंडरलाइन की है, ये समान मात्रा का मतलब यहाँ पे M1 M2 और M3, ठीक है, समान मात्रा हो गई। धारा कई इलेक्ट्रोलाइट में से एक ही समय में, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ये पात्र के अंदर भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में समान मात्रा का मतलब M1 M2 और M3 हो गया के अंदर धारा प्रवाहित करवाते इलेक्ट्रोलाइट में से एक ही समय में प्रवाहित की जाती है, यानी कि एक समय के अंदर प्रवाहित करवा रहे, एक ही इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में तीनों मात्राओं को क्या कर रहे हैं, मिलाया जा रहा है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा क्या है यहाँ पे, W1 W2 और W3, भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्रा है, मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उसके क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी कि अलग अलग पदार्थ हमने मिला रखा है एक ही इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में, जब वो दोनों के एक दूसरे के समानुपाती कार्य करता है तो वो हमारे पास कौन सा नियम कहलाता है, फैराडे का वैद्युत अपघटन का दूसरा नियम कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे मान लिया कि किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में अगर अलग अलग मान के अलग अलग समय के अनुसार एक समान मात्रा के अनुसार अलग अलग क्वांटिटी अगर उस इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में अगर मिलाया जाता है तो उसकी क्या होगा, समानुपाती कार्य करता है, ठीक है। एक समान की मात्रा हमारे पास M1 हो गया, M2 M3 हो गया, समान मात्रा की तो क्वांटिटी ये हुई, ठीक है। और अलग अलग मात्रा के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्रा होती है वो रासायनिक तुल्यांक होता है, जैसे W1 W2 W3 होता है, तीनों अलग अलग हो गई। जैसे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं M1 बटा W1, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती है तो एक दूसरे की क्या होगा, बटे में हो सकता है। M2 बटा W2, M3 बटा W3 हो सकता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जहां M1 M2 और M3 इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान है, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के मध्य में एक समान का द्रव्यमान मिलाया जाता है तो हमारे पास उसके अंदर क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, यानी कि W1 W2 और W3, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहां से इतना आप लोगों को इतना डिटेल से ज्यादा याद रखने की बात नहीं है, एक तो आपको ये लाइन आपको याद रखनी है और एक लाइन आप लोगों को यहां से बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार की, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रासायनिक तुल्यांक और एक समान के मान के क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, यानी मास है, ठीक है ना। अलग अलग मान के तो क्या होगा इसका रासायनिक तुल्यांक, और एक समान मान के हमारे पास द्रव्यमान हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास थी फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरा नियम, ठीक है। तो दोनों नियम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे कि रासायनिक तुल्यांक नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, यहाँ पे भी आया, द्वितीय नियम में भी आया और प्रथम नियम में भी आया है। फिर रासायनिक तुल्यांक होता क्या है, तो इस रासायनिक तुल्यांक को भी क्या करेंगे, हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए रासायनिक तुल्यांक इसको उतार लीजिए और रासायनिक तुल्यांक पढ़ते हैं हम। देखिए भाई, जो हमारे पास जो पहला नियम था उस पहले नियम के अनुसार अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल का सवाल आता है तो हम उस न्यूमेरिकल सवाल को भी एक बार हल कर लेते हैं, ठीक है। किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है और आप लोग थोड़ा सा उसको सही तरीके से समझ पाओगे। तो लिखिए पहला सवाल इसमें से, तांबे का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, तांबे का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है, 0.00033 ग्राम प्रति कूलम
समय है, समय कितना है 1 घंटा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान यानी कि m कितना है 6 ग्राम। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.003 ग्राम प्रति कूलम है। एक वस्तु पर लिख लो, कोई बात नहीं। 1 घंटे में 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए 6 ग्राम तांबा चढ़ाने के लिए कितने विद्युत धारा अपेक्षित होगी, कितने विद्युत धारा अपेक्षित होगी। कितनी धारा, आई ज्ञात करना है इसके अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m बराबर जेड आई टी। तो आई का मान ज्ञात करना है, करिए। तो आई टी बटा एम हो गया ना, आई टी बटा एम हो गया, सॉरी आई बराबर एम अपॉन आई टी, ये होगा एम अपॉन आई टी। जेड टी आई तो लिख दिया, तो लिख ही दिया, जेड बटा आई टी कर दो, जेड। देखिए भाई, हमारे पास 3 मान हमारे पास दिए हुए हैं। 3 मान क्या क्या दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास क्या करना है, आई का मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास धारा का मान ज्ञात करने वाला यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, m बराबर जेड आई टी होता है। तो हमारे पास आई को मान को हम क्या करेंगे, आगे रखेंगे, और क्या होगा हमारे पास m बटा जेड आई टी, सॉरी जेड टी हो जाएगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है। आई बराबर क्या होता है कि हमारे पास m का मान कितना 6 ग्राम दिया हुआ है, और z का मान हमारे पास जो रासायनिक तुल्यांक है वो कितना दिया हुआ है, 0.0033। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास t का मान हमारे पास है 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है ना। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होगी। तो हमारे पास इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 3600 सेकंड। क्या आएगा यहाँ पे, 3600 सेकंड आएगा, आ गया ना। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, टी का मान हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 3600, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 में पहले सबसे पहले इसको सोल्व करिए, 0.003 है, 6 से 36 काट लो, 36 यानी 600 हो गए। अब 0.0033 गुणा 600 का अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो हमारे पास कितना 1188 के लगभग आता है, यानी कि 1.188, ठीक है। अब उसको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सॉरी 5 एम्पियर के लगभग आएगा, तो आप गुणा करके देखिए इसको, 5.05 एम्पियर के लगभग आएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं रासायनिक तुल्यांक, क्योंकि बार बार हमारे पास फैराडे का वैद्युत चुंबकीय वैद्युत अपघटन के नियम के अंदर, पहले नियम के अंदर भी रासायनिक तुल्यांक का नाम आया, और फैराडे के दूसरे नियम में भी रासायनिक तुल्यांक का नाम आया है, जो हमारे पास क्या है, जेड बराबर रासायनिक तुल्यांक। फिर रासायनिक तुल्यांक होता क्या है, उस चीज के बारे में हम थोड़ी डिटेल से उसको समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जिसके मान हमारे पास यही आता है कि रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जेड, ठीक है। तो जेड बराबर क्या होता है, यानी कि परमाणु भार बटा संयोजकता होती है, ठीक है। सिंपल तरीके से अगर बात करते हैं तो यानी परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात को ही क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, रासायनिक तुल्यांक कहेंगे, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम बात कर लेते हैं, यानी किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग, यानी कि भाग का मतलब यानी 1.008 द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त है, उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरीके से याद नहीं रह पाती है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु भार, एटॉमिक वेट तथा संयोजकता वैलेंसी के अनुपात को ही क्या कहेंगे, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी दोनों के जो अनुपात होता है, एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी, दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे रासायनिक तुल्यांक कहलाता है।
ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास है, क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16 होता है, और उसकी संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे हमारे पास रासायनिक तुल्यांक की जो संयोजकता की बात आ रही है, तो उसकी एक टेबल है, वो टेबल आप लोगों को मैं उतार दूंगा। उसके बाद में उस चीज की संयोजकता, रासायनिक तुल्यांक कौन से पदार्थ की कितनी कितनी होती है, वहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे मान लिया कि ऑक्सीजन हमारे पास है, उसका परमाणु भार हमारे पास 16 है और उसकी संयोजकता कितनी होती है 2, तो उसका कितना है रासायनिक तुल्यांक कितना आएगा 16/2 होगा, तो हमारे पास कितना आएगा 8 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं चांदी की बात करता हूं, तो चांदी की जो संयोजकता 1 होती है, ठीक है, उसका जो परमाणु भार होता है वो 108 होता है, तो 108 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 108 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं तांबे की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो तांबे का जो रासायनिक तुल्यांक का 63 होता है और उसकी संयोजकता कितनी होती है 2 होती है, तो हमारे पास 63/2 होगा, 31.5 उसकी क्या हो जाएगी संयोजकता, सॉरी रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है, या हम दूसरा भी कह सकते हैं ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड भी ही होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ग्राम प्रति कूलाम तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा अगर ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड भी अगर आता है तो वो भी राइट आंसर माना जाता है। ठीक है, दोनों मात्रक क्या है क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। बस इतना ध्यान रखना कि रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, बस 2 चीज आप लोग याद रखना। 2 चीज क्या, एक तो परमाणु भार और उसकी संयोजकता, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। उसका जो मात्रक होता है क्या ग्राम प्रति कूलाम होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक की चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद में हम बात कर रासायनिक तुल्यांक की जो संयोजकता होती है, परमाणु भार होता है, अलग अलग पदार्थों की क्या क्या कौन कौन सी कितनी कितनी संयोजकता होती है, उसके हम उस टेबल के अनुसार उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसको, उतार लिया। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, एक टेबल बनाते हैं। इसके बाद में है चांदी। चांदी का जो परमाणु क्रमांक है 107.88, इसकी संयोजकता है 1, और इसका जो रासायनिक तुल्यांक कितना होगा 107.88, और इसकी जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है 1.118। ठीक है, नंबर 3 है सोना। सोने का जो है 197.00, और इसकी संयोजकता भी 1 है और 197.0, और इसकी रासायनिक पीसीबी कितनी होगी, पीसीबी हो जाएगी 2.0438। नंबर 4 तांबा। तांबा तत्व है, उसका परमाणु भार कितना होगा, तांबे कितना होता है 63.57, इसकी जो संयोजकता होगी कितनी होगी 2 होगी, 31.78। इसका रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा और 0.323, इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। नंबर 5 निकल। ये कुछ मोस्ट है भाई, इसको याद रखना है आप लोगों को। निकल का जो रासायनिक तुल्यांक है, परमाणु भार है 58.68, इसकी संयोजकता भी कितनी है 2। सोना कितना परमाणु भार, सोना को है परमाणु भार 193.0। निकल 229.34, इसका जो इसी हो गया, इसी भी कितना होगा इसका 0.304। नंबर 6 जस्ता। जस्ते का जो परमाणु भार है 65.38, इसकी संयोजकता भी 2 होती है और 32.69 इसकी इसी होगा, इसी भी इसका होता है 0.3387। नंबर 7 क्रोमियम की कितनी होती है 52।
इसकी संयोजकता कितनी होती है 3। 17.33 इसका EC हो गया और EC भी हो गया इसका 0.18। नंबर 8 एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 27.1। इसकी संयोजकता 3 होती है 9.03 और 0.0936। ये कुछ मोस्ट फैक्ट थे जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने 8 तत्व ऐसे लिखे हैं जो सवाल में हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों को पिछले टॉपिक में लिखवाया था, एक दो तत्वों के बारे में लिखवा दिया, चांदी के बारे में लिखवा दिया था, तांबे के बारे में लिखवा दिया था और ऑक्सीजन के बारे में लिखवा दिया, ऑक्सीजन के बारे में लिखवाया था। इसी प्रकार से कुछ मोस्ट फैक्ट है, तो चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी कि किसकी, जैसे मान लें सवाल आ सकता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, उसका जो परमाणु भार होता है 1.008 होता है और उसका EC भी पूछ सकता है और CE भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करने हैं। देखिए आज का जो हम टॉपिक यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इससे अगले वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आपका आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा लगा है तो आप क्या करोगे? कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको हर तरह की क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल सके। ठीक है ना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप ये मत समझना कि हम अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि कोई मैसेज रिप्लाई नहीं होता है तो इसका मतलब कोई जवाब नहीं मिलता है। हम आपकी पूरा जवाब इस कमेंट के अनुसार ही देते हैं। ठीक है, जैसा आप कमेंट करते हैं उसी प्रकार से उसको देख लेते हैं, देखने के बाद उसी प्रकार से उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ना, तो हम कुछ अच्छा करने के लिए आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए ITI क्लास के लिए है। ठीक है, ITI के प्रैक्टिकल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम ये सोच रहे हैं कि स्किल देना चाहिए। ठीक है, और स्किल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, किसी भी प्रकार का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे इसरो के अंदर, DRDO के अंदर, NVS के अंदर, ठीक है, और NPCIL के अंदर और NCL के अंदर, ये किसी अन्य प्रकार की जो वैकेंसियाँ होती है अपने ITI से संबंधित, इसके अंदर वैकेंसियों की संख्या तो बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन को कंपटीशन के तौर पे अगर बात करते हैं तो कंपटीशन तौर पे थोड़ा सा लेवल हाई होता है। और उसी प्रकार से जैसे उसके अंदर पहला टेस्ट होता है तो टेस्ट के बाद में स्किल्स टेस्ट होता है, और उसी स्किल्स टेस्ट में बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर पेपर में तो पास हो जाते हैं लेकिन फेल कहाँ पे होते हैं? स्किल्स टेस्ट में होते हैं। और उसी स्किल्स को हम मजबूत बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप विजिट करिए और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है ना, और हम ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि आपको कुछ अच्छा सिखाने की। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और कमेंट का जवाब आप लोगों को ज़रूर तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।